आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे तिल की ग़िज़ाई अहमियत, वक्त काश्त, बेहतरीन तरीक़ा काश्त, तिल का फर्टिलाइज़र प्लान, जड़ी बूटियों की तलफ़ी, गोडी कब और कैसे करनी चाहिए, और इसी के साथ साथ तिल की कामयाब फसल के असूल के लिए जो रहनुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम चिश्ती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिस्टल एग्रो साइंसेस। आज की इस वीडियो में हम जो है ना वो 5 टॉपिक्स को फोकस करेंगे। सबसे पहले तिल की ग़िज़ाई अहमियत, वक्त काश्त, तरीक़ा काश्त, फर्टिलाइज़र प्लान, तिल की कामयाब फसल के असूल के अहम राज और तिल की बर्दाश्त का तरीक़ाकार। तो आइए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि तिल की ग़िज़ाई अहमियत क्या है और इसकी अफादियत क्या है। तिल ग़िज़ाई एतबार से बहुत अहम है। तिल की ग़िज़ाई अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी आप लगा सकते हैं कि 1 चम्मच तिल 1 गिलास दूध के बराबर ग़िज़ाइयत रखते हैं। मैं ग़िज़ाई अहमियत को इंतहाई मुख्तसर इसलिए किया है ताकि हम इसका जो कल्टीवेशन का तरीक़ाकार है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्व कर सकें। तो ये तो जनाबे वाला हो गई तिल की ग़िज़ाई अहमियत और अफादियत की बात। अब हम तिल के वक्त काश्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तिल का जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो 15 जून तक 15 अगस्त है, जबकि बाज़ इलाकों में मई में भी तिल काश्त किए जाते हैं जो कि नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ब्रीडर की जो टेक्नोलॉजी दी जाती है ब्रीडर की तरफ से, अयूब रिसर्च की तरफ से, तो वो यही है कि तिल को 15 जून के बाद काश्त किया जाना चाहिए और 15 अगस्त तक आप काश्त कर सकते हैं। 15 अगस्त को काश्त किए जाने वाला तिल आप 15 नवंबर तक हार्वेस्ट इजीली कर सकते हैं और उसके बाद आप गंदम काश्त कर सकते हैं। अक्सर फार्मर सवाल करते हैं कि तिल की सबसे बेहतरीन जो वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन सी हैं। एक तो आप तमाम फार्मर्स एक बात ज़हन नशीन कर लें कि तिल की कोई भी हाइब्रिड अक़साम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जो भी आपको शॉपकीपर या डीलर, जो फर्टिलाइज़र का डीलर है सीड का, वो अगर आपको कोई सीड हाइब्रिड के नाम से सेल कर रहा है तो आप उससे बच जाएं और आप अगली दुकान का रुख कर लें, क्योंकि वो दुकानदार आपको चूना लगाने का सोच रहा है। तो जनाबे वाला तिल की बेहतरीन अक़साम में TH6, TS5, T89 और इसी तरह नायाब 2016, नायाब पर्ल और नायाब मिलीनियम शामिल हैं। हमारे पाकिस्तान में तिल की नाकामी की या किसी भी एक फसल की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ब्रीडर की तरफ से दी गई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या जिसे हम पैदावारी तरीक़ाकार कहते हैं उसको फॉलो ना करना है। फार्मर्स अपनी मर्ज़ी से और रिवायती तरीक़े से चीज़ों को काश्त कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो इल्ज़ाम सीड या सीड की वैरायटी के ऊपर दिया जाता है कि वैरायटी में दम नहीं है। हालांकि ब्रीडर बड़ी मेहनत से और इदारे जो है ना वो काफ़ी उसको एग्ज़ामिनेशन करके वैरायटियाँ पास करते हैं, जबकि जब फार्मर्स के पास पहुंचती है तो फार्मर जो है ना उसको आगाही नहीं होती कि भी इसका तरीक़ा काश्त क्या है। वो उसे रिवायती तरीके से काश्त करता है, जिसकी वजह से वो अपना टाइम और सरमाया दोनों ज़ाया कर बैठता है। हमारी टीम की जानिब से तिल की फसल पर एक रिसर्च की गई जिसमें यह नताइज सामने आए कि पाकिस्तान में 90% तिल के फार्मर्स तिल की काश्त बाज़रिया छट्टा करते हैं, जबकि बाकी 10% फार्मर्स ड्रिल लाइन काश्त करते हैं। रिसर्च में मज़ीद एक बात भी सामने आई कि बाज़रिया छट्टा काश्त वाले फार्मर्स की औसत पैदावार 4 से 8 मन फ़ी एकड़ औसत रही, जबकि ड्रिल और लाइन काश्त वाले फार्मर्स की औसत पैदावार 7 से 16 मन के दरमियान फ़ी एकड़ तक एवरेज रही। इसी तरह रिसर्च में मज़ीद एक बात भी सामने आई कि छट्टा काश्त तिल की फसल पर बीमारियों का हमला ज़्यादा रहा, जबकि लाइन काश्त पर बीमारियों का हमला इंतहाई कम देखने में आया। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि तिल की काश्त बाज़रिया ड्रिल की जाए, जबकि लाइन से का फासला 2.5 फीट रखा जाए। जर्मिनेशन के बाद बाज़रिया छिदराई पौधे से पौधे का फासला भी 2.5 फुट कर दें, जबकि उगाव मुकम्मल होने के 20 से 25 दिनों के बाद बाज़रिया रिजर गोडी कर लें, जिससे जड़ी बूटियों का भी ख़ात्मा हो जाएगा और पौधों के साथ साथ मिट्टी भी चढ़ जाएगी। इसी तरह आपने 20 से 25 दिनों के बाद और 35 से 40 दिनों के बाद यह आपने 2 मरतबा इसकी गोडी कर लेनी है। अब फार्मर्स के जहन में सवाल ये पैदा होता है कि जब हम छट्टा से काश्त कर रहे हैं तो ड्रिल से काश्त क्यों की जाए। एक तो सबसे बड़ी इसकी रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको रिसर्च में बताया कि इसकी औसत जो है ना वो डबल है जो आप ड्रिल से काश्त करते हैं बनिस्बत
छट्टा काश्त के। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई ड्रिल काश्त में आपका पानी जो है ना वो कम इस्तेमाल होगा, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल में रहेंगी, आपकी जो क्रॉप है उसमें जो है ना वो आपके जो इसका निकास है पानी का वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। इन केस अगर बारिश हो जाती है तो आप जब इसका रिजर चला चुके होंगे तो उसके बाद जो है ना तिल की फसल बारिश का पानी ठहर जाने की वजह से डैमेज होने के चांसेस 70% कम हो जाते हैं अगर आपने ड्रिल से काश्त किया हुआ हो। इसी तरह इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो है ये कि इसके अंदर से हवा का क्रॉस बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। जब आप लाइन में सोइंग करते हैं उसके बायस पौधों को स्पेस प्रॉपर मिल जाती है, जिसकी वजह से चुरुण मुरुण जो हो जाते हैं तिल, और जो वायरस आ जाता है कि भाई आप जिसे कहते हैं ना अपनी देसी ज़बान में कि तिल जी भोलू बन जाते हैं, तो ये तिल आपके भोलू नहीं बनेंगे इंशाल्लाह इस कुलिया पर अमल दरामद करके। जी तो अक्सर फार्मर जो तिल की क्रॉप का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि इसके ऊपर वायरस आ जाता है, ये चुरुण मुरुण बन जाते हैं, ये भोलू बन जाते हैं। तो उसके दरमियान जो हायल रुकावटें हैं उनसे मैं आज जो है ना वो पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तो अगर आप इन बातों पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ना वो तिलों के ऊपर वायरस की बीमारी नहीं आएगी और अचानक से आपका जो सारा फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तिल की फसल के लिए एक तो ज़मीन का चुनाव ऐसा करें कि ज़मीन रेतली मैरा हो, यानी कि ऐसी ज़मीन का इंतखाब किया जाए जिसकी पानी जज़्ब करने की सलाहियत बेहतर हो। तिल की काश्त हमेशा लाइनों में या खेलियों पर काश्त करें। तिल को बाज़रिया छट्टा हरगिज़ काश्त ना करें। तिल की फसल को हमेशा हल्का पानी लगाएं। याद रहे कि पानी हमेशा जड़ों को ज़रूरत होता है, तनों को नहीं। और इसी तरह जब आप इसको लाइन में काश्त करेंगे तो जो है ना आपकी फील्ड में से हवा का गुज़र बड़ा ज़बरदस्त होगा, जिसके बायस जो है ना वो तिलों के ऊपर वायरस का अटैक नहीं होता और आपकी तिल की फसल महफूज रहती है। जी तो जनाब वाला अब बात करते हैं तिल की क्रॉप की फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में। तो इसमें जो चीज़ें आपको तिल की फ़ी एकड़ पैदावार के लिए ज़रूरत होंगी उनमें आप ये नोट डाउन कर लें। 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड, 15 किलो SOP, 15 किलो DAP और 1 बैग ज़बरदस्त यूरिया और 1 किलो जिंक सल्फेट 33%। ये ज़हन में रखिए कि 33% या 27% लेना है, इससे कम वाला आपने नहीं लेना। अब फर्टिलाइज़र कब कब और कैसे कैसे देनी है इसका मैं तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लें। 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड को 200 लीटर के ड्रम में डालकर तकरीबन 15 से 20 लीटर पानी मिक्स कर लें और आहिस्ता आहिस्ता 15 किलो DAP और 15 किलो SOP मिक्स करके 30 लीटर पानी मज़ीद डाल के इसको वक्फे के साथ आहिस्ता आहिस्ता डंडे के साथ हिलाते रहें। और जब देखें कि आपकी जो DAP और SOP हैं वो पानी के अंदर हल पजीर हो चुके हैं तो उसके बाद आप ड्रम को भर लें और बिजाई के पानी के साथ, मतलब जब आप इसको इरिगेशन कर रहे हों बिजाई से पहले, तो उस वक्त इसको फ्लड कर लें। सल्फ्यूरिक एसिड आपसे इसलिए ऐड करवाया है, एक तो ये है कि ये आपके जो है ना DAP और SOP को मुकम्मल एक्टिवेट कर देगा और बल्कि आपकी जो ज़मीन में वेस्ट शुदा DAP होगी उसको भी ये जो है ना काबिल अमल बनाएगा। और उसके साथ साथ DAP के बारे में मशहूर है कि ये पानी में हल पजीर रही हैं, तो जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ड्रम में डालेंगे तो ये हल पजीर हो जाएगी। जी तो ये बात हो गई है DAP और SOP और सल्फ्यूरिक एसिड की कि यह आपने किस तरह से देना है। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी मेरी बात। अब आपको मैंने जो है ना फर्टिलाइज़र प्लान में लिखवाया था 1 बैग ज़बरदस्त यूरिया और 3 किलो जो है ना वो आपको मैंने जिंक सल्फेट लिखवाया था 33%। तो उसमें आपने करना ऐसे है कि पहले और दूसरे पानी पर आधा आधा बैग ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करना है, जबकि फूल आने के बाद हर 15 दिन के वक्फे से आपने 1 पाव जिंक सल्फेट आपने जो है ना वो पानी के अंदर 24 घंटे पहले डबो के रख देना है। तकरीबन 2 लीटर पानी में 1 पाव जिंक सल्फेट 33%। 24 घंटे के अंदर वो जो है ना आपका पानी का हिस्सा बन चुके होंगे, उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिंक के, तो आप उस पानी को छान के बाजरी या टैंकी हाथ वाली आपने उसको फील्ड के ऊपर स्प्रे करवा देना है 1 एकड़ के ऊपर 1 पाव को। तो ये आपने हर 15 दिन के वक्फे से ये अमल दोहराना है जब से आपके फूल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
ये तरीक़ाकार आपका हो गया जिंक सल्फेट का और ज़बरदस्त यूरिया का। ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लान जो है ये मुकम्मल हो गया है जी। तो जनाब वाला अब हम डिस्कस करेंगे इसकी बर्दाश्त, इसकी कटाई का तरीक़ाकार और इसकी थ्रेशिंग का तरीक़ाकार क्या है। तो तिल की फसल इसके जो कैप्सूल हैं वो जब सुनहरे भूरे कलर के हो जाएं तो तिल की कटाई कर लेनी चाहिए। और याद रहे कि 10% जो है ना वो आपके 10 से 15% कैप्सूल खुलना शुरू हो चुके हों तो उससे पहले पहले कटाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए, ठीक है। जब आप देखें भी एक आधा कैप्सूल मुंह खोलना शुरू हो चुका है तो आप वेरी नेक्स्ट डे आप इसकी कटाई शुरू कर लें और जो है ना गठड़े बना के आसमान की तरफ रुख करके इसको वहीं फील्ड में ही बांध दें बाजरिया रस्सी और इसको खुश्क होने के लिए रख दें, ठीक है जी। उसके बाद हफ्ता से 10 दिन धूप लगवाने के बाद इसको आप गंदों वाली थ्रेशर में डाल के थ्रेशिंग कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि भाई आप एक किसी लकड़ी के टाल के ऊपर, लकड़ी के एक शतीर के ऊपर इसकी हाथों से मैनुअल भी छंटाई करवा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से हो जाती है जब आपकी क्रॉप को 10 से 15 दिन के लिए धूप लग चुकी हो। तो ये याद रहे कि अगर आप थ्रेशिंग के साथ या थ्रेशर के साथ आप जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या आप मैनुअली भी हाथ से कर रहे हैं तो नीचे तरपाल लाजमी बिछाएं, क्योंकि तिल का बीज जो है ना ये काफ़ी बारीक होता है, छोटा बीज होता है तो ज़ाय होने के चांसेस होते हैं। इसलिए वो एरिया जहाँ पे आप थ्रेशिंग का प्रोसेस कर रहे हों थ्रेशर के बिल्कुल नीचे तरपाल लाजमी दे दिया करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। बहुत शुक्रिया।